नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर हर्षद सोनी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, काइजन हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। आज का यह हमारा विषय है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड कोविड-19 वायरस। ये कोविड वायरस है वो गैस्ट्रो के पेशेंट के ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट करता है और सामान्य कंडीशन में ये जाना जाता है कि ये रोग जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के साथ संबंध रखता है, लेकिन उसके साथ वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी संबंध रखता है। तो मैं शुरुआत करूंगा इसकी कि ये जो वायरस क्या है, कैसे बना हुआ है और किस तरह से ये फैलता है और इसमें प्रिकॉशन हम क्या रख सकते हैं, और उसके बाद गैस्ट्रो के किस प्रकार के रोगी को इसमें बहुत सावचेती रखनी पड़ती है। ये जो कोविड वायरस है वो सार्स कोव 2 वायरस है, जो आरएनए वायरस है और वो एक जेनेटिक, उसका जो जीनोम होता है वो आरएनए बेस्ड होता है। इट इज अ विरुलेंट वायरस एंड कॉन्स्टेंटली वो म्यूटेशन करते रहता है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि वो अपने प्रोटीन जो है, अपने जीन्स जो है उसके अंदर कोई चेंजेस लाते रहता है, जो म्यूटेशन चलता रहता है उसके अंदर, जिसका साइंटिफिक मतलब ये होता है कि उसका वैक्सीन प्रिपेयर करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो कांस्टेंट म्यूटेशन करता रहता है। अब ये जो वायरस है आरएनए वायरस, वो बॉडी में एंटर होता है श्वसन तंत्र के द्वारा, मुंह के द्वारा, आंखों के द्वारा, इस हिसाब से वो शरीर में प्रवेश करता है। ये वायरस के आउटर सरफेस के ऊपर प्रोटीन के बहुत ही माइक्रो प्रोटीन के विलाय होते हैं, जो हमारे शरीर, हमारे श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र के अंदर के जो विलाय होते हैं उसके साथ वो अटैच होते हैं और वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहां से वो अपना जेनेटिक डुप्लीकेशन करता है और नए वायरस पैदा करता है, जो शरीर में अंत में रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाउन करता है और न्यूमोनिया, लोबर न्यूमोनिया, ब्रोंको न्यूमोनिया और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करके कंडीशन खड़ी करता है, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है और अल्टीमेटली पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। और अगर वो पेशेंट खुद बीमार है तो उसमें ये बीमारी बहुत ही घातक होती है, जिसके कारण उसकी मौत तक हो सकती है। ये जो वायरस है वो फैलता कैसे है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि वो चाइना में था, यहां तक आया कैसे। तो वो फैलता है एरोजोल ड्रॉपलेट्स की वजह से वो आता है। जैसे कोई रोगी है जो जिसको सबसे पहले ये रोग हुआ है, उसका म्यूकस यानी कि वो जब बोलता है, वो जब छींकता है, वो खांसी करता है, उस टाइम के जो उसकी जो छींकने पर जो मुंह में से म्यूकस या सलाइवा बाहर निकलता है जिसके अंदर ये वायरस है, वो हवा में तैर के दूसरे तक जा सकता है। अब ये जब हम छींकते हैं तब वो 3 से 5 मीटर तक उसके बहुत छोटे ड्रॉपलेट या उससे भी छोटा जो कण होता है वो उसको एरोजोल बोलते हैं, वो एरोजोल 3 से 5 मीटर तक दूर तक जा सकते हैं छींकने पर। तो वो दूसरों के अंदर प्रवेश करता है, जनरली नाक से क्योंकि सांस लेते हैं, या मुंह से वहां से एंटर होता है, या फिर वो कोई सॉलिड सरफेस पे थोड़ी देर के लिए चिपका हुआ रहता है और वही सॉलिड सरफेस अगर कोई छूता है और वो अपने मुंह या नाक के पास ले जाता है तो उस हिसाब से वो मुंह से या नाक से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और ये वायरस जो है वो मुंह के अंदर या नाक से प्रवेश करके अंदर हमारे जो सेल्स है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है और उसका डुप्लीकेशन बहुत ही जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है, इसलिए पेशेंट 5 से 7 दिन में उसको गंभीर रूप लेता है और 14 दिन के अंदर अंदर पेशेंट की हालत अति गंभीर हो जाती है। तो ये उसका ट्रांसमिशन हुआ। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग रूटीन लाइफ में कैसे रखें? इसका एप्लीकेशन ये होता है कि जब भी कोई छींकता है या जोर से भी अगर बोलता है तो भी उसमें से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। तो वो जो ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं निकले उसके लिए मुंह और नाक के आगे अगर कोई कवर रखे, या मतलब सिंपल सा हम अगर एक कपड़े का मास्क रखे या सिंपल सर्जिकल मास्क भी रखते हैं तो वो कहीं और दूसरों में फैलता नहीं है और दूसरे का हमको लगता नहीं है। इसीलिए ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ये सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है।
दूसरी बात इसकी होती है कि ये जो हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में माना जाता है कि इसका फीको ओरल रूट में ट्रांसमिशन होता है कि नहीं। फीको ओरल रूट मतलब जो कोई पेशेंट, दर्दी, इसका जब स्टूल पास करता है, जब टट्टी करने जाता है, तो उसके अंदर भी ये वायरस पाए गए हैं। जो चाइना और इटली के अंदर स्टडी हुआ है, उसके अंदर उसके वायरस रेक्टम के अंदर से, यानी कि हमारे मलाशय के अंदर भी ये वायरस पाए गए हैं और इसके थ्रू भी ट्रांसमिट होने की संभावना मानी गई है। इसलिए ये भी एक रूट है जहां से वो एंटर कर सकता है। तो ये बात हुई कैसे फैलता है और उसका अप्लाइड जो हमको बहुत ही काम में आता है। अब आगे बात हुई कि मास्क पहनना चाहिए कि नहीं। तो मास्क जरूर से पहनना चाहिए, दर्दी को भी पहनना है और जिसको ये रोग नहीं है और वो अगर वो कोई भीड़ में या सामान्यतः अपने घर के बाहर निकलते हैं और जहां पर भी कोई लोग दिखते हैं तो आपको मास्क जरूर से पहनना है। मास्क नहीं पहनने वाली कोई कंडीशन इसमें नहीं है। तो ये स्ट्रिक्टली अभी WHO ने भी फाइनल कर दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि मास्क पहनना जरूरी है। अब ये रोग किन लोगों में बहुत ज्यादा होता है? तो ये जो रोग है वो सामान्यतः सबको हो सकता है, लेकिन ये रोग का जो जो उसकी गंभीरता है वो ज्यादातर जो लोगों को डायबिटीज है, जो लोगों को सांस की बीमारी पहले से, जैसे अस्थमा है, COPD है, सांस की एलर्जी है, मतलब एलर्जी रिलेटेड सांस की बीमारी है, इन शॉर्ट श्वसन तंत्र के संबंधित जो भी रोगी है उनको ये रोग ज्यादा महसूस होता है और उसकी गंभीर परिणाम भी उन पेशेंट में ज्यादा आते हैं। डायबिटीज और वो सब के साथ में हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जो इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज के रोग जो होते हैं, रोगी होते हैं, जिसकी जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, ऐसे वाले पेशेंट को भी इसकी गंभीरता ज्यादा रहती है। कारण क्योंकि ये जो दो रोग है वो भी ऑटो इम्यून रोग है, मतलब कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति के ऊपर निर्धारित ये रोग है। और ये रोग की दवा के तौर पे जो लोग स्टीरॉयड का उपयोग करते हैं, स्टीरॉयड का उपयोग करने पर भी उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। अब ऐसे केस में जब कोविड वायरस का इन्फेक्शन भी है और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है तो उनको इन्फेक्शन की संभावना बढ़ सकती है। अब ये पेशेंट दूसरे, इसके अलावा आईबीडी के अलावा भी कैंसर वाले पेशेंट, गैस्ट्रो के अंदर भी विविध प्रकार के कैंसर होते हैं, खाने की नली, आमाशय, आंत का कैंसर, लीवर का कैंसर, स्वादुपिंड का कैंसर, मलाशय का कैंसर, विविध प्रकार के कैंसर होते हैं। ये सब दर्दियों के अंदर ऑपरेशन के बाद में कीमोथेरापी चलती है। कीमोथेरापी के कारण भी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। तो ये सब जो दर्दी है उनको भी कोविड वायरस का इन्फेक्शन बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उनमें जल्द से जल्द ये रोग के कारण उनकी हालत खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये सब दर्दी जितना हो सके उतना घर पे रहे और किसी के कांटेक्ट में नहीं आए, वो बहुत ही आवश्यक है। अगर उनको कोई स्टीरॉयड वाली दवाई या रोग प्रतिकारक शक्ति कम करने वाली दवाइयां चलती हैं तो वो उनके डॉक्टर को पूछ के उसको उसका डोज कम कर लेना चाहिए या बंद करना चाहिए, या फिर उसके ऑल्टरनेटिव ड्रग भी उनको लेनी चाहिए। ये वायरस के कारण जो मोर्टालिटी हुई है, जो अभी पेंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका खतरा है अभी, और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका फैलाव है जिसको पेंडेमिक बोलते हैं। मोर्टालिटी बहुत ज्यादा नहीं है, पेशेंट मरने वाले लेस देन 2.5% है, लेकिन ये रोग फैलता बहुत जल्दी है और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन ज्यादा होती है उनको ये रोग जल्दी से आ जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ प्रकार के लोग जिनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो लोग वेक्टर बन जाते हैं। वेक्टर मतलब उनको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वो रोग एक में से दूसरे में फैलाएंगे जरूर। इसलिए जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है उनको खुद को ज्यादा सिम्टम नहीं होंगे, तो इसलिए वो दर्दी जैसा महसूस नहीं करेंगे, लेकिन ये वायरस उनके द्वारा किसी और दर्दी के अंदर जा सकता है। जैसे अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसका इन्फेक्शन उनके वृद्ध माता पिता है तो उनमें जा सकता है, या फिर वो कम्युनिटी में जो उम्र से ज्यादा है, जिनको और कोई कोमॉर्बिडिटी है, उनमें फैलेगा तो उनको तकलीफ आ जाएगी, उनको बीमारी जल्दी से लागू पड़ जाएगी।
ये वायरस का टेस्टिंग जो होता है वो दो तरीके से होता है। ये लेबोरेटरी में नेजोफेरेंजियल स्वैब लेके उसको आरटी पीसीआर करके टेस्ट बोलते हैं। ये नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल टेस्टिंग करके उसको चेक किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये वायरस है कि नहीं। और दूसरा टेस्टिंग जो होता है वो टेस्ट है उसका एंटीबॉडी का टेस्ट। वो स्वाभाविक रूप से 5 से 7 दिन के बाद में ब्लड में से पता चलता है, और वो जो टेस्टिंग है उससे ये बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है तब जाके वो पता चलता है। इसलिए ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल स्वैब में से जब आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है तभी ये टेस्ट, ये पेशेंट को पॉजिटिव है या नहीं है वो हमको पता लग सकता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में अगर ये पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिम्टम सबसे पहले होता है, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र में ज़्यादा होता है, पेशेंट को अनयूजुअल गले में दर्द होना, अनयूजुअल खांसी चालू हो जाना, उसको छाती में दर्द आना, मसल्स पेन होना, बॉडी पेन होना, लिथार्जी महसूस होना, ये सब सिम्टम्स उनको सबसे पहले शुरू होते हैं। लेकिन 14 से 28% पेशेंट ऐसे हैं जिनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाले सिम्टम भी आते हैं, जैसे भूख नहीं लगना। अराउंड 50% से ज़्यादा लोगों को भूख नहीं लगने वाला सिम्टम आता है। बाकी जो पेशेंट है उनको वॉमिटिंग शुरू होती है। तकरीबन 20 से 28% लोगों को डायरिया हो जाता है, और डायरिया जब होता है तब भी हमको डाउट करना है कि ये पेशेंट को कोविड-19 का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये कुछ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सिम्टम हैं जिससे पता चलता है कि दर्दी को ये वायरस इन्फेक्शन हुआ है या नहीं है। रही बात जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के कुछ डिजीज है, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज है, तो वो डिजीज के अंदर भी ये जब रोग एडिशन होता है तो पेशेंट की हालत गंभीर होती है। चाइना, इटली और फ्रांस के अंदर जो स्टडीज अब तक रिसर्च स्टडी हुए हैं उसमें से जितने आईबीडी वाले पेशेंट को, मतलब 300 से ज्यादा आईबीडी वाले पेशेंट को जब कोरोना वायरस हुआ तो उसमें से तकरीबन 13 से 14 पेशेंट की मौत तक हो चुकी है, और बाकी की जो पेशेंट हैं उनको बहुत अच्छे से होम क्वारंटाइन किया गया है, तब जाके उनकी हालत सुधरी है। इसलिए ऐसे पेशेंट, आईबीडी के पेशेंट है या जो भी पेशेंट स्टीरॉयड का सेवन करते हैं, प्रेडनिसोलोन या वाइजोलोन, तो उसकी मात्रा धीरे धीरे से कम कर दी जाए। 20 मिलीग्राम से कम डोज होना चाहिए, और हो सके तो ये पेशेंट सिंपल मेजेलेमाइन से अगर मेंटेन हो सकते हैं या टॉपिकल थेरापी से मेंटेन हो सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये सब दर्दी के लिए। जो लीवर के दर्दी है, जैसे कि सीएलडी, लीवर फेलियर के है या सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट है, वो सब पेशेंट के अंदर ऑलरेडी उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है, और ऐसे दर्दी जो होते हैं उनको अपने आप का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये वायरस जो है वो लीवर अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो बॉडी के अंदर से जो भी खराब मेटाबोलाइट्स है वो जल्दी से निकलेंगे नहीं, तो ये पेशेंट की हालत बहुत जल्द खराब होने वाली है। इसलिए ये जो पेशेंट है जिसको लीवर रोग है उनको भी बहुत तकीदारी रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम दिखे तो तुरंत डॉक्टर का कांटेक्ट करना चाहिए और टेस्टिंग भी करा लेना चाहिए। जो सबसे ज्यादा रिस्क है इस रोग के कारण वो है हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब जो लोग हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर है या डॉक्टर के साथ काम करते हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, पैथोलॉजी के अंदर जो स्टाफ है, ये सब स्टाफ को रिस्क बाकी सब पॉपुलेशन से तकरीबन 20% ज्यादा है। इसलिए ये सब जो भी व्यक्ति ये सब है तो उनको अपना स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए। वो जब भी हॉस्पिटल में जाए तो अपने जो क्लोथ्स है, घर के क्लोथ्स है, वो निकाल दे और जो हॉस्पिटल के क्लोथ्स है वही पहने। ग्लव्स, स्पेक्स, आपको गॉगल्स पहनना है जिसके अंदर से आपको आंख के अंदर से भी एंट्री नहीं हो। मास्क भी पहनना है। मास्क जो है वो N95 वाले जो है वो मास्क हेल्थ केयर वर्कर को पहनना चाहिए जो ये सब दर्दी के कांटेक्ट में आते हैं। और जब ये सब ये ऐसे जब पेशेंट्स ज्यादा होते हैं, जैसे इमरजेंसी रूम है या एंडोस्कोपी रूम है, तो यहाँ पर आपको पूरा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का उपयोग करना होता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एंडोस्कोपी कॉमन प्रोसीजर है, लेकिन ये कंडीशन में एंडोस्कोपी अवॉइड करनी चाहिए। जितना हो सके उतना प्लान वर्क नहीं करना है। अगर एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी प्लान करते हैं आप तो इस समय के दौरान ये प्रोसीजर नहीं करवाएं, क्योंकि उससे आपका और वहाँ हॉस्पिटल का दोनों का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये प्रिकॉशंस
हॉस्पिटल को और दर्दी को भी लेनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे सब संजोगों में जब अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे टेली कंसल्टेशन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन का मतलब होता है जिस हिसाब से हम अभी बात कर रहे हैं उसी हिसाब से आप जो भी एप्लीकेशंस जो मोबाइल में अवेलेबल होती है उसका उपयोग करके आप अपनी बात डिजिटल माध्यम से डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर आपको डिजिटल माध्यम से उसकी ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि आपको हॉस्पिटल तक नहीं जाना पड़े। हॉस्पिटल में जाने का रिस्क आप कम कर सकते हैं क्योंकि वहां पे दूसरे दर्दी में से आपको रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी का भी इस समय पर उपयोग कर लेना चाहिए। मैं आप सबको घर पे रहने की और सेफ रहने की दुआ करता हूं और चाहता हूं कि आप सब लोग अच्छे से घर पे रहें और अपनी हेल्थ अच्छे से मेंटेन करें। जय हिंद।